दिसंबर का महीना अपने शबाब पर था। पूस की रातें वैसे भी शरीर को गला देने वाली होती हैं, और इस बार तो ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आसमान में चांद कहीं खो गया था और उसकी जगह घने, सफेद और डरावने कोहरे ने ले ली थी। खेतों में नई नई फसलें उगी थीं। गेहूं की बालियां अब भी हरी थीं और सरसों के फूल बस खिलने ही वाले थे। चारों तरफ हरियाली तो थी, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे की चादर ने उसे एक काले समुद्र में बदल दिया था। हवा की साएं साएं किसी अदृश्य रोते हुए साए की तरह लग रही थी, जो कानों के पास से गुजरते हुए रोंगटे खड़े कर देती थी। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे, लेकिन गांव के सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आधी रात बीत चुकी हो। सियार भी आज खामोश थे। शायद ठंड ने उनकी आवाज भी जमा दी थी। पेड़ों के पत्तों से टपकती ओस की बूंदें ही उस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज कर रही थीं। गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित खेतों के बीचों बीच एक मचान बना था। उसके नीचे जमीन पर 4 दोस्त बैठे थे। उनके बीच में सुलगती हुई लकड़ियां और उपले थे, जिनसे निकलती नारंगी लपटें ही उस घने अंधेरे में रोशनी का एकमात्र सहारा थीं। फिर भी दिसंबर की बर्फीली हवा उनके कपड़ों को चीरकर शरीर में चुभ रही थी, जैसे हजारों अदृश्य सुइयां एक साथ चुभोई जा रही हों। भाइयों, कसम से ठंड आज जान ले लेगी। हड्डियां तक अकड़ गई हैं। ऐसे मौसम में अगर अदरक और इलायची वाली कड़क चाय मिल जाती तो कसम से मजा आ जाता। शरीर में थोड़ी जान तो आती। अरे सुखी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यार। अभी मैं यही सोच रहा था कि काश घर से केतली भर चाय और आ जाती, पर अब घर जाएगा कौन? इतनी ठंड में वहां तक जाने की हिम्मत किसी में नहीं है, और सच कहूं तो इस कोहरे में अकेले जाने में डर भी लग रहा है। चाय वाय तो ठीक है भाइयों, पर आज का मौसम देखो। कोहरा देख रहे हो? हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। आज तो कोहरा इतना गिर रहा है कि अगर कोई जानवर खेत में घुस भी गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। हम खेत की रखवाली करेंगे कैसे? मुझे तो लग रहा है ये कोहरा नहीं, आसमान से कोई मुसीबत उतर रही है। माधव की बात में दम था। दृश्यता शून्य के बराबर थी। डर का एक हल्का सा साया सबके चेहरों पर मंडराने लगा था। आग की लपटें भी कोहरे के भारीपन से दबती हुई महसूस हो रही थीं। तभी रघुवीर बोला, जो अब तक चुपचाप आग की लपटों को घूर रहा था। माधव, तू नादान है। अगर कोहरा नहीं गिरेगा तो खेत की फसलें भी नहीं होंगी। ये ठंड, ये ओस, ये कोहरा, ये सब खेत के लिए कोहिनूर है। इसी से गेहूं में दाना पड़ेगा। ये कोहरा हमारा दुश्मन नहीं, हमारा अन्नदाता है। रघुवीर की बात सुनकर सब चुप हो गए। उसकी बातों में अनुभव था, लेकिन आज का कोहरा कुछ अलग था। वो सिर्फ मौसम नहीं लग रहा था, उसमें एक अजीब सा भारीपन था। एक ऐसी खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। ऐसा लग रहा था मानो हवा ने सांस लेना बंद कर दिया हो। बातें चल ही रही थीं कि अचानक सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आई। खर खर, जैसे कोई भारी कदमों से सूखी टहनियों को रौंद रहा हो। चारों एकदम सतर्क हो गए। माधव ने अपनी पुरानी बैटरी वाली टॉर्च उठाई और उस दिशा में रोशनी फेंकी। रोशनी कोहरे की दीवार से टकराकर वापस आ गई। बहुत दूर तक नहीं जा सकी, लेकिन उस धुंधली पीली रोशनी में उन्हें एक आकृति दिखाई दी। एक बड़ा हट्टा कट्टा बैल खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। वो बिल्कुल स्थिर था, किसी पत्थर की मूर्ति की तरह। अजीब बात ये थी कि उसके गले में बंधी घंटी हिलने के बावजूद कोई आवाज नहीं कर रही थी। सुखी, देख बैल आ गया। अगर इसने खेत में मुंह मार दिया तो नई फसल बर्बाद हो जाएगी। जा उसे हक्का दे। तू तो वैसे भी आग के पास बैठा बैठा अकड़ा गया है, थोड़ा हाथ पांव हिला ले। हाँ हाँ, जाता हूँ। आज ये बैल भी इसी ठंड में मरने के लिए आया है। सुक्खी का उठने का मन नहीं था, लेकिन फसल बचाने की जिम्मेदारी भी थी।
उसने लालटेन उठाई और एक डंडा लेकर उस दिशा में बढ़ा। हट हट हट, चल भाग यहाँ से। उसकी आवाज कोहरे में दब कर रह गई। वो बैल की तरफ बढ़ा। बैल ने एक बार सुक्खी की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी जानवर की नहीं लगती थी। फिर वो धीरे से पीछे मुड़ा। सुक्खी उसके पीछे पीछे गया। बैल कोहरे में चलता गया। सुक्खी ने देखा कि बैल खेत की सीमा से थोड़ा दूर जा रहा है। वो आश्वस्त हो गया कि बैल भाग गया है। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सुक्खी अभी बैल से बस 10 कदम की दूरी पर ही था कि अचानक बैल गायब हो गया। ऐसा नहीं कि वो भाग गया, बल्कि जैसे वो कोहरे में घुल गया हो। एक पल पहले वो वहां था, उसका विशाल शरीर, उसकी पूंछ, उसके सींग, और दूसरे ही पल वहां सिर्फ सफेद धुआं था। न कदमों की आहट, न झाड़ियों के हिलने की आवाज। सुक्खी ठिठक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लालटेन चारों तरफ घुमाई। उसके मन में एक ही सवाल था, कहाँ गया? वहां कोई झाड़ी नहीं थी, कोई गड्ढा नहीं था जहां इतना बड़ा जानवर छुप सके। वो वापस अलाव के पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ, भगा दिया? अरे भाइयों, वो बैल, वो बड़ा अजीब था। वो थोड़ी दूर चलकर अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हवा में घुल गया जैसे। मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। सुखी, तू भी ना, कोहरा इतना गिर रहा है, उसी में कहीं ओझल हो गया होगा। तुझे नींद आ रही होगी, इसलिए तुझे ऐसा लगा। ज्यादा दिमाग मत चला। सुक्खी चुप रहा, लेकिन उसका मन नहीं माना। मुश्किल से 15 मिनट बीते होंगे कि फिर से वही आवाज आई, खर खर। इस बार आवाज और करीब से थी, जैसे कोई बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो। सब ने झटके से मुड़कर देखा। वही बैल, वही कदकाठी, वही चमकती हुई अंगारों जैसी आंखें। वह ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वो पहली बार दिखा था। देख, वो फिर आ गया। मैंने कहा था ना, वो अजीब है। ये कोई आम जानवर नहीं है। अब तू जा बलबीर, मेरी हिम्मत नहीं है उस तरफ जाने की। डरपोक कहीं के। हट, मैं जाता हूँ, अभी भगा कर आता हूँ उसे। तुम लोगों को तो हर चीज में भूत दिखता है। बलबीर डंडा लेकर उठा। वो बैल की तरफ दौड़ा। बैल फिर उसी तरह मुड़ा और धीरे धीरे कोहरे में चलने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सी लाई थी, न तेज न धीमा। बलबीर उसके पीछे पीछे गया। वो देखना चाहता था कि ये बैल जाता कहाँ है। और फिर बलबीर की आंखों के सामने बैल का शरीर धुंधला हुआ और कोहरे के बादलों में विलीन हो गया। बलबीर वहीं जम गया। उसने अपने डंडे से उस जगह हवा में वार किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खुरों के ताजे निशान भी गायब हो चुके थे। वो उल्टे पैर भागा और गिरते पड़ते दोस्तों के पास आया। क्या हुआ बलबीर, भूत देख लिया क्या? इतना क्यों हाँफ रहा है? रघुवीर, सुक्खी सही कह रहा था। वो बैल सच में गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे कोहरा निकल गया। वहां कुछ तो गड़बड़ है भाइयों। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अलाव की गर्मी अब उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। हवा में एक अजीब सी महक आने लगी थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी और कस्तूरी की गंध हो। लगभग आधे घंटे बाद वो बैल तीसरी बार प्रकट हुआ। इस बार वो मचान से बमुश्किल 10 कदम दूर था। उसकी सांसों की तेज फुंफकार साफ सुनाई दे रही थी। भाइयों, अब मैं नहीं जाऊंगा। ये हमें अपने पीछे बुला रहा है। ये कोई साधारण बैल नहीं है, ये यमराज का वाहन लग रहा है। अकेले जाना ठीक नहीं है। चलो सब मिलकर देखते हैं। आज पता करेंगे कि माजरा क्या है। चारों दोस्त लाठियां और लालटेन लेकर एक साथ उस बैल की तरफ बढ़े। जैसे ही वे बैल के पास पहुंचे, बैल मुड़ा और चलने लगा। इस बार भी वो कुछ दूर चलकर शून्यता में समा गया। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही बैल गायब हुआ, सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक, रूह कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी। वो किसी इंसान के गुस्से से भरी चीख थी। चले जाओ मेरे खेत से, चले जाओ, वरना जान से जाओगे। वो आवाज इतनी भारी थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। जमीन थर्रा गई। तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरने लगी। ये बैल नहीं था, ये एक इंसान का साया था जो धीरे धीरे ठोस होता जा रहा था। उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे।
उसके हाथ में चांदी की मूठ वाली लाठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल उस बैल की तरह लाल थीं। तुम कौन हो? मैं इस गांव का जमींदार हूं, ठाकुर पृथ्वी सिंह। 100 साल पहले ये खेत मेरा था, ये गांव, ये मिट्टी सब मेरा था। मैं अपनी जान से ज्यादा अपनी जमीन और अपने इस बैल हीरा को चाहता था। भयंकर अकाल पड़ा, सब मर गए, लेकिन मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। और आज तुम कल के आए छोकरे, तुमने मेरे हीरा को खाने से रोका, उसे डराया, उसे भगाया। जमींदार की रूह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कोहरा चक्रवात की तरह घूमने लगा। रघुवीर समझ गया कि यहाँ ताकत काम नहीं आएगी। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिएगा मुखिया जी, हमें नहीं पता था, अनजाने में भूल हो गई। हमें लगा कोई आवारा जानवर फसल खराब कर रहा है। हुजूर, हम तो गरीब किसान हैं, अगर फसल नहीं होगी तो हम भूखे मर जाएंगे। आपने भी तो अकाल देखा है सरकार, आप भूख का दर्द समझते होंगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके हीरा को कभी नहीं सताएंगे। रघुवीर की बातों में सच्चाई थी। जमींदार की रूह थोड़ी शांत हुई। कोहरे का बवंडर थम गया। उसने रघुवीर की आंखों में देखा। शायद उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। जाओ, अपनी मेहनत की कमाई खाओ। किसान का पसीना अनमोल होता है, लेकिन याद रखना, ये जमीन उधार की है। इसका सम्मान करना और मेरे हीरा का ख्याल रखना। इतना कहते ही वो साया और वो कोहरा एक पल में गायब हो गए। आसमान साफ हो गया और दूर कहीं से सुबह की पहली अजान या मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। चारों दोस्त आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं।